Hello बच्चों, I am your biology educator Muskan Sharma and welcome to our YouTube channel Biology Is. I hope you all are doing well. This is the 12th lecture of chapter Molecular Basis of Inheritance. In the last class, we discussed about the process of translation, and in today's class, we are going to discuss about the regulation of gene expression, both in case of prokaryotes and eukaryotes. सो जब हम जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन की बात करते हैं तो हेयर इज सम डिफरेंस बिटवीन बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो हम लोग पहले बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसक्राइब होकर एचएनआरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए ट्रांसक्राइब होकर एचएनआरएनए बनता है एंड एचएनआरएनए को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट ये जो mRNA है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और उसके बाद इस mRNA को ट्रांसलेट करके हम बनाते हैं प्रोटीन्स। तो यहाँ पे टोटल 1, 2, 3 और ये 4 स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व है, मेजर स्टेप्स। तो इन चारों स्टेप्स में ही हम एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट कैन बी डन ऑन 4 लेवल्स। 4 लेवल है जिसपे हम ये जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो हमें ये पता है कि वहां पे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट नहीं होते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट एमआरएनए बनता है क्योंकि वहां पे एचएनआरएनए नहीं बनता है, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। और प्रोकैरियोट्स में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेसेस कपल्ड होते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ में होते हैं दोनों। तो इसीलिए यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो सिर्फ एक लेवल पे ही कर सकते हैं हम। ठीक है, इसीलिए रेगुलेशन सिर्फ एक इस लेवल पे हो सकती है क्योंकि जैसे एमआरएनए बनना शुरू होता है उसके बनते बनते उस पर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट कैन बी डन ऑन वन लेवल ओनली। तो इस जीन रेगुलेशन को समझने के लिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द बेस्ट एग्जांपल वी हैव इज लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन में लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज क्योंकि लैक्टोज इसका सबस्ट्रेट होता है। दूसरा हम बोलते हैं दैट इट्स एन इंड्यूसिबल ओपेरोन क्योंकि ये अपने सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में टर्न ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अब पहली चीज तो हमारे पास आती है कि ये ओपेरोन होता क्या है, व्हाट इज ओपेरोन। हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हमें पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखने को मिलती है। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती है, हम उसको बोलते हैं। तो वो चीज हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है और ये लैक ओपेरोन भी प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को ही मिलता है। तो ओपेरोन क्या होता है, एक जीन मतलब एक तरीके से जीन रेगुलेशन होता है जहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन ऑपरेटर एंड वन प्रोमोटर। तो उसको हम ओपेरोन बोलते हैं। यानी कि ओपेरोन का हम कब बोलेंगे, व्हेन expression of a set of genes is controlled by a common operator and promoter.
अब यूकैरियोट्स के अंदर तो एक प्रोमोटर एक स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, तो ये मल्टीपल जो होता है ये सिर्फ हमें इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो जो लैक ओपेरोन की मैं बात कर रही हूँ, ये लैक ओपेरोन ऐसे एंजाइम्स के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है, ऐसे एंजाइम्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है जो कि बैक्टीरियल सेल में चाहिए होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत बैक्टीरियल सेल को पड़ती है, इस लैक ओपेरोन की हेल्प से उन्हीं की फॉर्मेशन होती है। दूसरा, उन एंजाइम्स की जरूरत बैक्टीरिया को सिर्फ तभी है जब बैक्टीरियल सेल के पास उसके न्यूट्रिटिव मीडिया में, यानी कि वो मीडियम जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, उसमें लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये ओपेरोन ऑन रहेगा। लेकिन अगर लैक्टोज है ही नहीं बैक्टीरिया के पास, तब उसको उन एंजाइम्स को बना के करना क्या है, क्योंकि एंजाइम्स बनाएगा उसमें एनर्जी भी तो लगेगी इस प्रोसेस में। तो उस टाइम पे ये ओपेरोन जो है वो ऑफ रहता है। अब क्योंकि सबस्ट्रेट की प्रेजेंस इस ओपेरोन को ऑन कर देती है, इसी वजह से हम इस ओपेरोन को इंड्यूसिबल ओपेरोन, ठीक है, यही रीजन है कि हम इस ओपेरोन को इंड्यूसिबल ओपेरोन बोलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ये ओपेरोन ऑफ रहेगा। रीजन बीइंग, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। ठीक है, ग्लूकोज जो है ये एक मोनोसैकेराइड है, सिंगल शुगर यूनिट से बना है। ठीक है, लेकिन वही लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ठीक है, दो शुगर से मिलके बना है, दो शुगर मॉलिक्यूल से, वन इज ग्लूकोज एंड वन इज गैलेक्टोज। तो जब एक ये मोनोसैकेराइड है, सिंपल सिंपल शुगर, इसका डाइजेशन आसान है। ठीक है, इसका डाइजेशन क्या करना है, इसको तो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करना है। लेकिन अगर बैक्टीरिया लैक्टोज इनटेक करता है, तो उसको पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और उसके बाद ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसीलिए अगर मीडियम में दोनों चीजें प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, तो बैक्टीरिया विल सेलेक्ट ग्लूकोज फर्स्ट। ठीक है, अगर उसके पास ग्लूकोज अनलिमिटेड अमाउंट में है तो वो उसी पे फीड करेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जो ग्लूकोज है वो खत्म हो गया, दोनों चीज थी लेकिन ग्लूकोज अब खत्म हो गया है, अब सिर्फ लैक्टोज बचा है, तो उस कंडीशन में वो इस ओपेरोन को ऑन कर देता है। लेकिन अगर दोनों चीजें साथ में प्रेजेंट है तो ये ओपेरोन ऑफ रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई ओपेरोन के ऑन और ऑफ होने की बात। अब हम बात करते हैं इस ओपेरोन की स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले होता है एक प्रोमोटर और एक जीन होती है विच इज आई। ठीक है, दिस जीन इज आई। ये आई जो है ये हमारी रेगुलेटरी जीन होती है। ठीक है, आई इज द रेगुलेटरी जीन जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, और वो रिप्रेसर प्रोटीन इस ओपेरोन को बंद करने का काम करता है। और ये जो प्रोमोटर है ये इस रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर है। ठीक है, ये जो प्रोमोटर है ये सिर्फ इस रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर है, आगे के लिए ये नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे बाकी सबके लिए जो प्रोमोटर होता है वो अलग होता है, यानी कि इस रेगुलेटरी जीन के बाद एक प्रोमोटर और प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन वी हैव एन ऑपरेटर। तो ये हमारा प्रोमोटर है जो कि यहाँ पे काम करेगा हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए, एंड दिस इज आवर ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे तीन स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती है, जो कि होती है Z, Y और E, जिसको हम लैक Z, लैक Y और लैक A बोलते हैं। ये तीनों है हमारी स्ट्रक्चरल जीन। ये तीनों होती हैं हमारी स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, लैक Z जो है ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करती है,
लैक वाई जो है ये कोड करती है हमारे एंजाइम परमेज के लिए, और लैक ए जो है ये कोड करती है एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो ये जो एक प्रोमोटर और एक ऑपरेटर है, ये दोनों मिलके इन तीन स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको एक ओपेरोन बोलते हैं, क्योंकि जब मल्टीपल जीन्स के एक्सप्रेशन को एक प्रोमोटर और एक ओपेरोन कंट्रोल करता है तो उसको हम ओपेरोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे लैब ओपेरोन। तो हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वी हैव इज फर्स्ट वाला पी, जो हमारा प्रमोटर था। ये जो प्रमोटर है ये होती है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। एक चीज मैं और क्लियर कर देती हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मैंने ओपेरोन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये डीएनए है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, स्ट्रक्चरल जीन्स, ये सब डीएनए का कंपोनेंट होता है, आरएनए का नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रोमोटर होता है इट इज द आरएनए बाइंडिंग साइट, जिसपे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके और अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। सेकेंड वी हैव इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करेगा, ये एक तरीके से स्विच होता है इस ओपेरोन का। तो इसका काम होता है ओपेरोन को स्विच ऑन एंड ऑफ करना। वो स्विच ऑन और ऑफ करता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, जो हमारी आई जीन थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन। इसको रेगुलेटरी जीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी जीन है इट कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, ये क्या बनाती है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, which in absence of lactose bind to operator and block the passage of आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यानी कि अगर लैक्टोज नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर बाइंड करता है ऑपरेटर पे और हमारे आरएनए पॉलीमरेज के वे को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से आगे मूव नहीं कर पाएगा और हमारी जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होगी। ठीक है, प्रोसेस अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, रेगुलेटरी जीनों के बाद प्रोमोटर ऑपरेटर मैं बता चुकी हूँ, हमारी अगली जीन जो कि स्ट्रक्चरल जीन है। वी हैव आवर स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे तीन है। पहली है लैक जेड। लैक जेड जो है ये कोड करती है, कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी मैंने बोला कि जो लैक्टोज है इट्स अ डाइसैकेराइड, जिसको ब्रेक करना पड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम करता है। तो लैक्जेड हमारे इस एंजाइम के लिए कोड करता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक lactose into ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चरल जीन इज लैक वाई। तो जो लैक वाई है ये मैंने बोला कि कोड फॉर एंजाइम परमेज, तो ये किसके लिए कोड करता है, परमेज के लिए। अब क्योंकि ये लैक्टोज जो है एक डाइसैकेराइड है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होना भी इसका मुश्किल होता है। तो ये जो परमेज एंजाइम है ये बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाती है फॉर लैक्टोज। तो ये क्या करती है, इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन फॉर लैक्टोज, ताकि आसानी से इसके आसपास हमारा लैक्टोज जो है अक्रोस जा सके। एंड थर्ड वी हैव इज लैक ए। तो जो ये लैक ए है ये कोड करता है फॉर एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसका काम क्या है, ये बाकी के जो दोनों एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। सो इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ
बीटा galactosidase एंड ट्रांसएसिटाइडेज। तो कुछ इस तरीके से ये अलग अलग जीन्स जो हैं अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग प्रोटीन्स के लिए, अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड करती है। ठीक है, और इस तरीके से तीनों एंजाइम लैक्टोज के डाइजेशन में पार्ट लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये ओपेरॉन ऑन और ऑफ होता है लैक्टोज के प्रेजेंट या एब्सेंट में। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कंडीशन जब हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो क्या होता है? ये हमारे पास लैकोपेरोन है, promoter of regulatory gene. We have our regulatory gene, then the promoter, operator, Z, Y and ये हमारी genes है। अब होता क्या है कि चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों कंडीशन में हमारी जो रेगुलेटरी जीन है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा प्रोमोटर है इस पे बाइंड करेगा हमारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इस पे क्या बाइंड करेगा हमारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा। अब जैसे ही ये रेगुलेटरी जीन को ट्रांसक्राइब करेगा तो जो रेगुलेटरी जीन है ये बनाएगी एक प्रोटीन। सबसे पहले ये बनाएगी एक एमआरएनए जो कि हमारा होता है रिप्रेसर एमआरएनए, और ये रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसलेट होकर बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, ये ट्रांसलेट होकर बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर पे। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल बाइंड टू ऑपरेटर। इस तरीके से ये जाकर ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा। अब इसके बाइंड करने की वजह से होगा क्या कि ये जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रोमोटर से आगे मूव करने का ट्राई करेगा, यहाँ से आगे मूव करने का ट्राई करेगा, तो ये मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया, इसके पैसेज को ही ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो ये आगे मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, इट विल बाइंड टू ऑपरेटर एंड ब्लॉक द पैसेज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिससे कि क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, और इसकी वजह से क्या होगा, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन भी नहीं बनेंगे, यानी कि जो हमारा ओपेरोन है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, ओपेरोन क्या रहेगा हमारा, स्विच ऑफ रहेगा। तो ये वो कंडीशन है जब लैक्टोज हमारा एब्सेंट है। अब हम लोग बात करते हैं उस कंडीशन की जब लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा यहाँ हमारे पास है हमारी लैकोपेरोन, अगेन वी हैव प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, one more promoter, operator, Z, Y and T। ठीक है, यही चीज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो सेम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा ऑन द प्रोमोटर एंड विल स्टार्ट मूविंग। तो आई जीन को ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्राइब करने की वजह से यहाँ पे बनेगा हमारा रिप्रेसर एमआरएनए। ये रिप्रेसर एमआरएनए ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, ये रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाएगा, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है।
ट्विस्ट ये है कि क्योंकि अब लैक्टोज प्रेजेंट है, लेट्स सपोज इट्स आर लैक्टोज, ये लैक्टोज इस रेप्रेसर प्रोटीन के पास जाएगा और इससे बाइंड करेगा। ठीक है, ये इसके पास जाएगा और जाके क्या करेगा, इससे बाइंड करेगा। तो इसकी बाइंडिंग से क्या होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके इस रिप्रेसर प्रोटीन को भी इनएक्टिवेट कर देगा। तो ये हमारा जो लैक्टोज था, इसने क्या किया, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड किया और इसको इनएक्टिवेट कर दिया। तो लैक्टोज क्या करेगा, it will bind to रिप्रेसर प्रोटीन, इसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करेगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से अब ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, नाउ इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटर फ्री है। ठीक है, ऑपरेटर फ्री है तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है इस प्रोमोटर से सीधा आगे आगे मूव करता चला जाएगा। आगे मूव करेगा तो ये हमारी जितनी भी जीन्स थी, स्ट्रक्चरल जीन, इन सबको ट्रांसक्राइब करेगा, एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी। एमआरएनए की फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे हमारी तीनों जीन से प्रोटीन्स बन जाते हैं। ठीक है, तीनों जीन से क्या होंगे, प्रोटीन बन जाएंगे। कौन से प्रोटीन, जो इनको बनाने थे, लेग सेट से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई से बनेगा परमीज, और लैक ए से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। और ये तीनों मिलके क्या करेंगे, लैक्टोज का डाइजेशन। ठीक है, और क्योंकि ये तीनों ट्रांसक्राइब हो रहे हैं तो हमारा जो ओपेरोन है ये क्या रहेगा, स्विच ऑन रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ओपेरोन विल टर्न ऑन, एब्सेंट है तो ओपेरोन ऑफ रहेगा। लेकिन अगर ग्लूकोज लैक्टोज दोनों हैं तो ये ओपेरोन ऑफ रहेगा। अब क्योंकि सबस्ट्रेट यानी कि लैक्टोज की प्रेजेंस इस ओपेरोन को ऑन करती है, इसीलिए हम इसको इंड्यूसेबल ओपेरोन बोलते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक लैक्टोज और लैक ओपेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स एंड नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं म्यूटेशन रिलेटेड ऑल्सो। कई बार इसमें क्वेश्चन दे देते हैं कि हमारी लैक जेड के अंदर नॉनसेंस म्यूटेशन आई है तो कौन कौन से एंजाइम्स होंगे जो कि ट्रांसक्राइब हो पाएंगे। नॉनसेंस म्यूटेशन आने का मतलब है कि बीच में नॉनसेंस कोडोन आ गया है। नॉनसेंस कोडोन मतलब स्टॉप कोडोन। तो अगर लैक जेड में के बाद स्टॉप कोडोन आया है तो लैक जेड में स्टॉप कोडोन आने से हमारा प्रोसेस ट्रांसलेशन का यहीं पे बंद हो जाएगा, कोई भी एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो कुछ इस तरीके से इससे म्यूटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत इजी है, और आई होप आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। सो अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।